नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और आप करते हैं खबरों की शुरुआत। तो त्रिवेंद्र कैबिनेट की आज शाम 5 बजे मीटिंग होगी और मीटिंग में गैरसैंण में बजट सत्र की तारीख तय हो सकती है। स्कूल कॉलेजेस के सामान्य रूप से खुलने पर भी आज विचार हो सकता है। साथ ही आज शाम 5 बजे सीएम हाउस में यह कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट के बाद एक ब्रीफिंग होगी। सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक देहरादून से इसकी ब्रीफिंग करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह कैबिनेट की बैठक आज है, तो इसको लेकर कई आज मुद्दों पर इस कैबिनेट बैठक में मीटिंग होगी। गैरसैंण में बजट सत्र की डेट को तय किया जा सकता है। साथ ही साथ स्कूल कॉलेजेस डिग्री सामान्य रूप से खोलने पर भी विचार विमर्श हो सकता है। तो दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो त्रिवेंद्र कैबिनेट की मीटिंग में आज डिस्कस किए जा सकते हैं। बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, आज की बैठक जिस तरह से हम बता भी रहे हैं कि दो लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, आप बताइए कि कौन से वो दो मुद्दे हैं जिसको आज उठाया जाएगा और किस तरह से इस बैठक में चर्चा इन दोनों मुद्दों पर? बिल्कुल नीलू, खास बात यह है कि मार्च में सत्र होना है विधानसभा का बजट सत्र, और मुख्यमंत्री कह चुके हैं गैरसैंण में होगा। तो आज हो सकता है कि कैबिनेट में उसकी तारीखें तय हो जाए कि कब गैरसैंण में सत्र होना है और फिर उसकी तैयारियों में सरकार लगेगी। इसके अलावा जो स्कूल खुल रहे हैं कोविड की वजह से 15 मार्च के बाद से स्कूल बंद है, तो अब स्कूल को किस तरीके से खोला जाए, गाइडलाइंस किस तरीके से फॉलो की जाए, इस पर भी नजर रहेगी। तो आज कैबिनेट के दो अहम इस फैसलों पर चर्चा हो सकती है कैबिनेट में। इसके अलावा और भी विभागों के प्रस्ताव, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रस्ताव हो, कोऑपरेटिव के प्रस्ताव हो, ऊर्जा डिपार्टमेंट के प्रस्ताव, अलग अलग प्रस्ताव होंगे। तो कैबिनेट के बाद जब ब्रीफिंग करेंगे सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक, तब बातें सामने आएंगी। लेकिन सबसे अहम बात यही रहेगी कि गैरसैंण में सत्र किन तारीखों पर होता है, इस पर नजर रहेगी नीरू। बिल्कुल, तो गैरसैंण में ये तो तय है कि बजट सत्र वही होने वाला है, लेकिन तारीख क्या होगी आज इस कैबिनेट बैठक में, इसमें चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड में पहला बाल थाना आज खुलने जा रहा है और जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। दरअसल बच्चों और महिलाओं से जुड़े अपराधों को देखते हुए उनको एक बेहतर माहौल मिल सके, इसको लेकर बाल थाना खोला जा रहा है। डालनवाला में इसकी शुरुआत की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि जल्द ही देहरादून के सभी थानों में बाल थाना खोल दिया जाएगा। तो प्रदेश में आज खुलेगा प्रदेश का पहला बाल थाना। डालनवाला में ये इसकी शुरुआत की जाएगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत इसका शुभारंभ करेंगे और कहा यह जा रहा है ये तो पहला है, लेकिन बहुत जल्द और भी जिलों में इसी तरह के थाने खोले जा सकते हैं। जल्द ही इसका विस्तार किया जाएगा। और हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री होंगी। इतिहास के पन्नों में पहली बार ऐसा होगा जब किसी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक के ग्रामीण इलाके दौलतपुर का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। बतौर मुख्यमंत्री सृष्टि उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। साथ ही विभागों के अधिकारी योजनाओं पर 5 मिनट का प्रेजेंटेशन देंगे। आपको बताएं कि सृष्टि के पिता प्रवीण पुरी दौलतपुर में ही एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, जबकि सृष्टि की मां सुधा गोस्वामी एक गृहिणी हैं। इससे पहले सृष्टि गोस्वामी को 2018 में बाल विधानसभा संगठन में बाल विधायक भी चुना गया था। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनने का अवसर बालिका दिवस पर मिला है। मैं इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूं। इस दिन विभिन्न विभाग मेरे सामने अपने कार्यों का प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिसके बाद मैं उन्हें अपने सुझाव दूंगी। सृष्टि के पिता प्रवीण पुरी ने कहा कि आज उनका सर फक्र से ऊंचा हो गया है। वहीं सृष्टि की मां सुधा गोस्वामी का कहना है कि जो मुकाम उसने हासिल किया है उससे एक संदेश देश के हर माता पिता को मिलेगा कि बेटियों को कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। देश या पूरा राज्य भी इसका जो है एक उदाहरण है और वो इससे प्रेरणा ले, और इसमें मैं उत्तराखंड सरकार का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे को इस लायक समझा। बहुत गर्व फील हो रहा है। बेटियां सब कुछ कर सकती हैं, बस उनका खुल के साथ दीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। बेटियां किसी से कम नहीं है। और इस दिन के लिए, इस अचीवमेंट के लिए सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी बेटी को इस लायक समझा। सृष्टि गोस्वामी फिलहाल बीएमएस पीजी कॉलेज रुड़की से बीएससी एग्रीकल्चर कर रही हैं। न्यूज 18 भी उनके अच्छे भविष्य की कामना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सुनील नवप्रभात इस पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, एक बहुत बड़ी बात
पहला तो ये कि बाल थाने की आज शुरुआत सीएम त्रिवेंद्र करने वाले हैं, और दूसरा एक छोटी बच्ची आज प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी, जो अपने आप में बेहद अहम। बिल्कुल नीलू, खासकर जो चाइल्ड फ्रेंडली थाने का कंसेप्ट है, इसे जुवेनाइल की दृष्टि से एक बेहद ही अच्छा कदम माना जा रहा है। देश के चुनिंदा राज्यों में ये व्यवस्था शुरू की गई है। उत्तराखंड में आज पहला जो चाइल्ड फ्रेंडली थाना होगा उसकी शुरुआत की जाएगी। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर इस थाने की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में वैसे तो एक व्यवस्था थी कि किशोरों के लिए जुवेनाइल के केसेस हैंडल करने के लिए पुलिस की एक अलग यूनिट होती है, जुवेनाइल पुलिस यूनिट। लेकिन अब थानों को भी इस तरह का रूप दिया जा रहा है कि जब छोटे बच्चे वहां पर आए, कोई बाल अपराधी थाने में आए, तो उसको ये ना लगे कि यहाँ वो पुलिस थाने जा रहा है। पुलिस का एक जो स्वाभाविक तौर पर एक जो डर आम आदमी के मन में होता है, वो बच्चों के अंदर ना आए। आप ये देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जो चाइल्ड फ्रेंडली जो थाना खोला गया है, ये उसके अंदर का दृश्य है जो एक्सक्लूसिवली हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस पूरे कक्ष को एक प्ले स्कूल के रूप में इसको ढाला गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर बच्चों के लिए लूडो भी है, उनके लिए तमाम खिलौने भी यहाँ पर रखे गए हैं। हर सुविधा यहाँ पर बच्चों को मिलेगी ताकि वो एक बेहतर माहौल में भी यहाँ पर रह सकें। हमारे साथ यहाँ पर रश्मि परमार हैं, जो यहाँ पर जुवेनाइल केसेस देखती हैं, इस तरह के बच्चों को हैंडल करते हैं और जो इस चाइल्ड फ्रेंडली थाने का यहाँ पर कार्यभार देखेंगी। रश्मि जी, किस तरह से इसका वर्क कल्चर होगा थाने का? बाल थाना खोलने का उद्देश्य ये है कि अगर 18 से कम आयु के बच्चे, जैसे कोई जिनके साथ में या तो कोई अपराध हुआ हो या वो खुद किसी अपराध में संलिप्त हुए हो, तो उनको यहाँ पे लाया जाएगा। और पुलिस के माहौल से दूर रखने के उद्देश्य से इस थाने का उद्घाटन हुआ है। मतलब ये थाना बनाया गया है जिससे वो बच्चे थोड़ा कंफर्ट महसूस कर सकें, क्योंकि पुलिस को देख के थोड़ा मतलब बच्चे अनकंफर्ट हो जाते हैं। तो उनको लेके इस थाने का मतलब मोटिव जो है ये है कि बच्चे आराम से रह सके यहाँ पे। रश्मि जी, अभी तक भी आप जुवेनाइल केस हैंडल करते रहेंगे, इस तरह के बच्चों को टैकल करते रहेंगे। क्या वो मेथड होता है कि जिससे आप लोग इजी गोइंग बच्चों को हैंडल करते हैं? जी देखिए, जैसे 18 से कम किसी बच्चे के साथ में कोई अपराध हुआ है, अपराध किसी प्रकार से हो सकता है, जैसे यौन हिंसा हो सकती है, यौन उत्पीड़न हो सकता है, या फिर बाल श्रम, या फिर किसी बच्चे को भीख मंगवाना किसी से, या फिर मतलब नशे से संबंधित कोई भी अपराध। तो तरह तरह के अपराध से संबंधित यहाँ पे बच्चे को जो भी आते हैं उन अपराधों के बारे में पहले जानकारी की जाती है कि उसके साथ में किस प्रकार का अपराध हुआ है। फिर उसके बाद उस बच्चे की काउंसलिंग की जाती है। हमारा ये रहता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि अगर 18 से कम बच्चे के अगर हम काउंसलिंग कर रहे हैं या थाने में लाया जाएगा तो हम सादे वस्त्रों में उनके पास जाएंगे, हम वर्दी में भी नहीं जाते उनके पास ना। तो नीलू, इस थाने की एक विशेषता ये भी होगी कि जो तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद होंगे जो बच्चों को हैंडल करेंगे, वो पुलिस की वर्दी में नहीं होंगे, यानी बच्चों को अपने घर जैसा माहौल यहाँ पर दिया जाएगा। उनके पढ़ाई लिखाई के संसाधन भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके खेलने कूदने के लिए भी यहाँ पर जगह मौजूद है। जब कोई बाल अपराधी इस थाने में आएगा और इससे पहले कि कोर्ट में पेश हो, इस पूरी अवधि में चाहे वो 24 घंटे की हो, 48 घंटे की हो, या फिर 2-3 दिन का अगर समय लगता है, तो बच्चा यहाँ पर कंफर्टेबली रह सके। यहाँ पर उसके लिए वकील भी मौजूद होंगे, उस तरह का सुनील माहौल बनाने की कोशिश की गई है ताकि जो एक पुलिस के काम करने का तरीका और जो उनकी कार्य प्रणाली है उसके बिल्कुल इतर जो इस तरह से बच्चे अगर लाए जाते हैं इस तरह के थानों में तो वो कंफर्टेबल फील करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और करीब 1 महीने बाद मुख्यमंत्री एक बार फिर से जिलों का दौरा शुरू करेंगे। वहीं सीएम का कहना है कि कोविड की वजह से काम में जो देरी हुई है उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों और न्यूज 18 की खबर के बाद कई मंत्री जिलों के दौरे पर पहुंच गए हैं, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मुख्यमंत्री का जिन जिलों में जाना बाकी था अब उसकी शुरुआत होने वाली है। 27 जनवरी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत अल्मोड़ा तो 28 जनवरी को पौड़ी जिले के दौरे पर होंगे। इसके तुरंत बाद चमोली और रुद्रप्रयाग का दौरा होगा। ये महीने हमको करने थे, लेकिन ठीक 1 महीने के बाद ये दौरे अब शुरू हो जाएंगे। अभी मैंने 27 जनवरी अल्मोड़ा जिले के दौरे पर मैं रहूंगा और रात्रि विश्राम अल्मोड़ा में ही करूंगा।
मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट में सभी मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है और जल्द सभी मंत्री जिलों में काम की रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि कोरोना की वजह से काम में जो देरी हुई है उसे जल्द पूरा किया जाएगा। कोविड के कारण जो रुकावट हुई है, जो बाधा हुई, अब समय है कि उन बाधाओं के कारण जो विलम्ब हुआ, आज हमारे पास मौका है कि हम उस पूरी जो क्षति हुई है उसको हम इस वर्ष में उसको पूरा करेंगे। अगले विधानसभा चुनाव में अब साल भर का वक्त बचा है। ऐसे में जहां बीजेपी संगठन हर जिले में अपने काम में जुटी हुई है, तो वहीं सरकार का प्रयास सीधे जनता तक अपनी बात पहुंचाने का है। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और देहरादून में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 के मुहिम पाप लोक पर दून पुलिस हरकत में आ गई है। स्पा सेंटर्स को लेकर चली खबर के बाद पुलिस ने गुरुवार को बसंत विहार इलाके में स्पा सेंटर पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 17 स्पा सेंटर्स पर यह छापेमारी की और 1,70,000 रुपए का सेंटर्स पर जुर्माना भी लगाया है। और राज्य के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल और परसों गढ़वाल और कुमाऊं के लिए पूर्वानुमान जारी किया गया। गढ़वाल और कुमाऊं में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 25 जनवरी को मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। लेकिन 23 तारीख से आप देखेंगे कि जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो यहाँ के मौसम को प्रभावित करेगा। तो आप देखेंगे कि 23 तारीख शाम रात से जो है हल्की मध्यम बारिश जो है गढ़वाल रीजन के अनेक क्षेत्रों में, और कुमाऊं रीजन के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़ या बागेश्वर, अल्मोड़ा, उनमें कुछ जगहों में हल्की एक्टिविटी वहाँ पर भी होगी। तो 23 तारीख से मौसम बदलेगा और फिर 24 को अगर बात करें तो 24 में हालांकि एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन पहाड़ों में फिर भी जो है हल्की जो एक्टिविटी है वो 24 तारीख को भी रहेगी। 25 तारीख से फिर मौसम साफ हो जाएगा। और एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। ऋषिकेश और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में कोहरे के चलते ठंडी हवाओं का सितम जारी है। कोहरे ने ऋषिकेश बद्रीनाथ, ऋषिकेश गंगोत्री और ऋषिकेश दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित है, जिससे वाहनों की रफ्तार पर असर पड़ा है। सुबह से ही विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा जा रहा है और सर्द हवाएं चल रही है, जिसके चलते एक बार फिर रोजमर्रा के कामकाज करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आवाजाही पर भी इसका सीधा असर देखा जा रहा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। और नेपाल बॉर्डर पर, इंडो नेपाल बॉर्डर पर लगे टनकपुर नगरपालिका क्षेत्र के विकास को लेकर सीएम की घोषणाओं में काम शुरू होने जा रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष के मुताबिक नगर क्षेत्र में पालिका 1 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च की जा रही है, जिसमें शारदा घाट, पार्क और बाजार का सौंदर्यीकरण शामिल है, जिसका सीधा लाभ क्षेत्र के लोगों के साथ पूर्णागिरि आ रहे श्रद्धालुओं को भी मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के अंतर्गत यहाँ पर जो हमारे पार्क हैं, जो हमारे शारदा घाट जो एक धार्मिक और पर्यटन के महत्व की जगह है, हमारा मेन मार्केट है, इन सब के सौंदर्यीकरण का कार्य अतिशीघ्र नगरपालिका शुरू करने जा रही है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा धन आवंटित करा जा चुका है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर के तमाम तकनीकी बिंदु हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री। फ़िलहाल लखनऊ की जो डिटेल्स हैं वो 85 सेंटर कुल हैं लखनऊ में बनाए गए हैं। 8,500 लोगों को जो है वैक्सीन लगाया जाना है। तो ऐसे में जो हालात पूरे उत्तर प्रदेश में हैं वो डीजी हेल्थ ने ये कहा है कि 1450 सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और हर सेंटर में ख़ास तौर से जो वैक्सीनेशन होना है वो वैक्सीनेशन होना है एक बूथ पर 100 लोगों को। तो ऐसे में देखा जाए तो 14,500 के लगभग जो है 1,45,000 के करीब लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लगना है आज के दिन, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, शाम 5 बजे तक वैक्सीनेशन का काम चलेगा। फिलहाल ये वैक्सीनेशन रूम है लोहिया इंस्टीट्यूट का, जहां पर मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं। उस बात को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वैक्सीनेशन के दौरान किस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है।
और प्रोसेस के साथ साथ जो सबसे ख़ास बात है कि इन तमाम वैक्सीनेशन के जो इंजेक्शन हैं उनको लगाने के बाद उनको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाता है। मुख्यमंत्री ये एक रूम से निकल के दूसरे रूम की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इस जगह पर 2 बूथ थे, दोनों बूथों का उन्होंने निरीक्षण कर लिया है। दूसरे रूम में भी 2 बूथ बनाए गए, यानी कुल लोहिया इंस्टीट्यूट में 5 बूथ बनाए गए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अब दूसरे रूम में जा रहे हैं जहाँ पर 2 और बूथ बनाए गए हैं। वहाँ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और इस बात को बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री ने अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान और इस भौतिक सत्यापन के दौरान क्या चीज़ें पाई हैं। ये दूसरा रूम में मुख्यमंत्री जा रहे हैं। अब जो है वैक्सीनेशन के हालात का जायज़ा लेने के लिए हम लोग नेक्स्ट डोर से चलते हैं ताकि मुख्यमंत्री के विजुअल्स और तमाम डिटेल्स हम अपने दर्शकों तक ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंचा पाएँ। रूम नंबर 4 है लोहिया इंस्टीट्यूट का। हमारी टीम न्यूज़ 18 की पहुंच गई है और मुख्यमंत्री अब इस सेंटर में जायज़ा ले रहे हैं। साथ से आप तस्वीरें देखें एक्सक्लूसिव, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर मौजूद हैं और वैक्सीनेशन रूम का जायज़ा ले रहे हैं। साथ में उनके मौजूद हैं यहाँ के CMS यानी कि राजन भटनागर, साथ में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन DM लखनऊ, इसके अलावा अपर मुख्य सचिव सूचना वो भी मौजूद हैं, नवनीत सहगल, यानी कि पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और मैं दूसरे गेट पर से फिर मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, ऑब्जर्वेशन रूम की तरफ जा रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन रूम की भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री अब ऑब्जर्वेशन में जाएंगे। मुख्यमंत्री ऑब्जर्वेशन रूम में इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जिस किसी को वैक्सीन लग रहा है उसके बाद कहाँ पर उनको रखा जाता है ना। तो ऐसे में उन चीज़ों का भी जायज़ा वो कहीं ना कहीं से लेंगे। तो जो तस्वीरें हैं वो लोहिया इंस्टीट्यूट से आप साफ तौर से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ऑब्जर्वेशन रूम की तरफ अब सीधे जा रहे हैं। जो ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, यानी किसी में कोई शारीरिक लक्षण में परिवर्तन अगर आता है तो उसका इलाज किस तरह से किया जाएगा, इस चीज़ को भी मुख्यमंत्री जानने की कोशिश करेंगे। साथ में जिलाधिकारी लखनऊ ब्रीफ कर रहे हैं तमाम जो कवायदे हैं। अब जो है मिनिस्टर हैं मेडिकल एजुकेशन के सुरेश खन्ना, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। हेल्थ मिनिस्टर भी साथ में मौजूद हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी, पुलिस प्रशासन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन रूम में जाने की इजाज़त किसी को इसलिए नहीं है क्योंकि हाइजीन को मेंटेन करना और तमाम जो तकनीकी बिंदु हैं स्वास्थ्य के लिहाज से उसको मेंटेन करने की वजह से तमाम लोगों को बाहर ही रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, DM लखनऊ समेत जो डायरेक्टर है लोहिया इंस्टीट्यूट के 3 या 4 लोग अंदर गए हैं इस बात को बताने के लिए कि आखिर ऑब्जर्वेशन का जो पूरा मामला है। ड्राई रन के दौरान हम लोगों ने तमाम जगहों से इस तरह की सीन देखे भी थे लगातार कि ऑब्जर्वेशन में क्या जाता है, किस तरह से वहाँ पर वेंटिलेटर और तमाम दूसरी चीज़ों को रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन रूम से भी मुख्यमंत्री बाहर आ गए हैं। अब साफ तौर से कुछ बात कर रहे हैं डायरेक्टर से। अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन को लेकर के कि आखिर ऑब्जर्वेशन के दौरान किस तरह से कवायद पूरी की जाती है उस विषय में बात कर रहे हैं। फ़िलहाल आ गए हैं बाहर ऑब्जर्वेशन रूम से मुख्यमंत्री, यानी कुल मिलाकर के जो तमाम बूथ थे लोहिया इंस्टीट्यूट में उन तमाम बूथों का उन्होंने जायज़ा ले लिया है। इस बात को उन्होंने जान लिया है कि आखिर ज़मीन पर काम किस तरह से चल रहा है। क्योंकि पहले दिन की जो बात करें 16 जनवरी की जब हम बात करते हैं तब पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारियां मुकम्मल थीं और पहले चरण का जो द्वितीय भाग है उसमें भी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और कोई तकनीकी बाधा भी इस तरह की शिकायत नहीं आई थी। तकनीकी बाधा को लेकर के भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई थी। तो ऐसे में यहाँ पर आज भी जब वैक्सीनेशन का काम करीब 9 बजे से चल रहा है तो कोई तकनीकी बाधा नहीं आई है। अभी फ़िलहाल जो है ACS सूचना बता रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री मीडिया से कुछ बात भी कर सकते हैं और कुछ जानकारी भी जो उन्होंने देखा वो साझा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक संदेश भी दे सकते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी सर कुछ बात करेंगे? हाँ जी हाँ, ACS सूचना ने साफ तौर से इस बात को कंफर्म किया है कि जो है मुख्यमंत्री जी अब से ऑब्जर्वेशन रूम से जैसे निकल करके आएंगे वैसे ही वो जो है बातचीत भी करेंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद यहाँ पर मीडिया बाइट भी यहाँ पर देंगे और इस बात को बताएंगे कि आखिर जो तमाम चीज़ें हैं उन्होंने क्या देखा, उत्तर प्रदेश के लोगों को किस तरह का संदेश वो देना चाहेंगे। फिलहाल तो क्या फिलहाल मुख्यमंत्री आ गए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ गए हैं। यहाँ फिलहाल वो कुछ जो है बेनिफिशियरी जो हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन रूम से बाहर निकल करके। इस जगह पर के ACS
इंफॉर्मेशन इस बात की व्यवस्था करा रहे हैं कि उनकी बाइट, उनका वर्जन हो जाए। और बस कुछ सेकंडों के अंदर स्क्रीन पर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख पाएंगे, उनके वर्जन को जान पाएंगे। एसीएस इंफॉर्मेशन कुछ कह रहे हैं। अब मुख्यमंत्री आ गए हैं, यहाँ पर शायद जा रहे हैं। हालांकि एसीएस इंफॉर्मेशन ने इस बात की व्यवस्था की थी कि वो। चलिए अलाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।